नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT की दृष्टि से, ठीक है, पेपर फर्स्ट का हमने कितने 12 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा टॉपिक 13 है, जिसमें हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में परिचर्चा कर ले हैं। अगर आप लो 1893 में, ठीक है, धोती पहनते हैं, अपनी लाठी पकड़ते हैं, अफ्रीका में चले जाते हैं, ठीक है। अफ्रीका में तूफान लाते हैं, बवंडर लाते हैं, ठीक है, जो रंग भेद चल रही थी उसके लिए, आपको पता है, ठीक है। 1915 में भारत वापस आते हैं। 9 जनवरी प्रवासी दिवस मनाया जाता है। सब बताया हुआ है आपको मैंने, ठीक है। ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका निभाई। आप आज जो भारत की करेंसी है, जो आप रुपया देखते हो, उसके फ्रंट पेज में आपको क्या मोहनदास करमचंद गांधी जी दिखते हैं, ठीक है। बताया 1893 में कहाँ निकल जाते हैं, अफ्रीका में, ठीक है। 1915 में भारत आते हैं। 1917 में चंपारण बिहार, ठीक है, नील की खेती, राजकुमार शुक्ल बताया हुआ है, ठीक है। 1918 अहमदाबाद मिल हड़ताल, ठीक है। उसके बाद क्या 1919 रोलेट एक्ट हो गया, और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह भी करते हैं, ठीक है। और 1919 खिलाफत करते हैं। 1921-22 असहयोग, ठीक है। 1929-30 सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। 1930 में डांडी, ठीक है। 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह। 42 मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक, ठीक है, बताया था। 1932 में पूना पैक्ट, ठीक है, जेल में बैठ जाते हैं, ठीक है। जेल का नाम क्या था, भूख हड़ताल कर लेते हैं, ठीक है। और भीमराव अंबेडकर को जो अपने वादे थे वो वापस लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी जी के बारे में, इनकी फिलॉसफी के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। जुड़ जाइए और वीडियो उन लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें जिनके पास संसाधनों के अभाव हैं। और आपके लिए सबसे अच्छी खुशखबरी है, अब आपको PDF नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप क्या लिंक को ओपन करोगे तो आपको ऑफलाइन पूरी PDF मिल जाएगी। पहले एक इशू आ रहा था कि क्या कर रहे थे कि आप अगर PDF के लिए एक्सेस कर रहे थे तो आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी, मुझे वो एक्सेस करना पड़ रहा था, ठीक है। मेरे मेल भी बहुत सारे मेल आ गए थे मुझे, तो मैंने क्या किया, अब आपके लिए सारे ऑफलाइन कर दिया। आपको PDF वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। मित्रों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखो, जितना अधिक आप शेयर करोगे उससे मुझे पता चलेगा कि आपके लिए वीडियो क्या है, कहीं ना कहीं लाभदायक है, आपके लिए कंटेंट अच्छा है। आपको आगामी में आने वाली जो आपका उत्तराखंड सहायक अध्यापक है और किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो परिचर्चा करने वाले हैं। 1869 में इनका जन्म हुआ और 1948 तक इनकी क्या रहती है, जीवन गाथा रहती है। इन जीवन गाथा में एक सूर्य से भी तेज प्रकाशित होते हैं हमारे कौन, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। गांधी युग 1920 से 1948 तक माना जाता है। गांधी जी 1893 से 1915 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे, ठीक है। 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए थे और 1915 में भारत आते हैं, ठीक है। जब भारत लौटे तो इन्होंने भारत में सबसे पहले चंपारण में आंदोलन किया, ठीक है। चंपारण का जब राजकुमार शुक्ल को पता चला कि गांधी जी ने क्या दक्षिण अफ्रीका में लोगों को हिला के रख दिया था, वहां बवंडर लागे थे, ठीक है, रंग भेद नीति के लिए क्या द इंडियन ओपिनियन मैंने बताया था दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला इन्हें बिहार बुला ले जाते हैं और 3 कठिया के प्रति क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं और क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, ठीक है। उसके 1 साल बाद ये क्या करते हैं, अहमदाबाद मिल हड़ताल करते हैं, ठीक है। क्या प्लेग बोनस को लेकर प्रथम भूख हड़ताल रहती है इनकी, यहाँ भी ये सक्सेस हो जाते हैं। खेड़ा सत्याग्रह करते हैं गुजरात में, प्रथम असहयोग का जिसे संज्ञा दी गई है, सक्सेस हो जाते हैं। 1919 रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ये क्या करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, जिसे प्रथम जन आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरोध स्वरूप इन्हें केसर ए हिंद, बोअर युद्ध पदक व जुलू विद्रोह को इन्होंने लौटा दिया था, ठीक है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार की हेल्प की किसने, महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो उस समय इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, ठीक है। बोअर युद्ध पदक व जुलू विद्रोह पदक इन्होंने क्या लौटा दिया था, ठीक है। 1919 खिलाफत आंदोलन। 1922 असहयोग आंदोलन किसके खिलाफ होता है, जो चोरी चोरा कांड होता है फरवरी 1922, उसके बाद ये क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं, स्थगित कर देते हैं। 1929 से 30, ठीक है। नमक के लिए क्या करते हैं, दांडी यात्रा 11 मार्च 1930 को, ठीक है। और 1931 को गांधी जी द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने, ठीक है। 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन करते हैं। 1932 में क्या करते हैं, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट तथा गांधी अंबेडकर के मध्य क्या
पूना समझौता होता है 1932 में। इंपॉर्टेंट है, पूना समझौता कब 1932 में होता है, कहाँ होता है पूना, बताओ किस जेल में होता है, जेल का नाम बताएंगे, ठीक है, किस जेल में जहाँ गांधी जी ने क्या आमरण अनशन लिया था, आप बताएंगे मुझे, ठीक है। 1932 में अंबेडकर ने पूना पैक्ट के बाद गांधी जी को डी बिड़ला का अध्यक्ष में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध संघ बनाया, बाद में यह हरिजन सेवक संघ में बदल दिया गया, ठीक है। 1942 में आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, डू और डाई, जिसमें ये क्या डू और डाई का नारा देते हैं, करो और मरो का नारा कहाँ देते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में देते हैं। 1921 में असहयोग आंदोलन का नारा स्वराज एक वर्ष में, ठीक है, स्वराज इन्हें एक वर्ष में चाहिए। और 1930 में सविनय अवज्ञा में अभी यहाँ कभी नहीं, अभी यहाँ या कभी नहीं, इन्होंने कब 1930 में सविनय अवज्ञा में क्या अभी यहाँ कभी नहीं का नारा दिया। और 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो में डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, जिन्हें जो आज राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक, ठीक है, उसी के रचयिता हैं ये, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए कौन सा पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था, ठीक है, इनका उपनाम क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड के नाम से जाना जाते थे। 1929 में जब क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है साथियों, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, किचलू की गिरफ्तारी में और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी में होता है, तो तब इससे नाराज होकर नाइटहुड की उपाधि को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। और राष्ट्रपति की उपाधि किसने दी थी महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। गांधी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1924 में, ठीक है, 1924 में बेलगांव में ये क्या रहे, एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जो बेलगांव अधिवेशन रहा, ठीक है। 1893 में एक भारतीय के मुकदमे को पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है, ये अफ्रीका क्यों गए थे 1893 में, एक भारतीय के मुकदमे की पैरवी हेतु कहाँ दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहाँ उन्होंने टॉलस्टॉय व फिनिक्स फॉर्म आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है, गांधी जी ने टॉलस्टॉय और फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ की थी, तो दक्षिण अफ्रीका में की थी। और नस्लीय व रंगभेद के विरुद्ध सत्याग्रह पद्धति का प्रयोग किया था, तथा नटाल इंडियन कांग्रेस इन्होंने यही बनाया था, ठीक है, नटाल इंडियन कांग्रेस कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। द इंडियन ओपिनियन भी यहीं से निकलता है, ठीक है। गांधी ने सत्याग्रह पद्धति का प्रथम प्रयोग कहाँ, जोहान्सबर्ग में किया था 1906 में, ठीक है। आपसे पूछेगा गांधी जी द्वारा सबसे पहले क्या सत्याग्रह पद्धति का प्रयोग कहाँ किया गया था, तो कहाँ, जोहान्सबर्ग में किया गया था, ईयर था 1906 में, ठीक है। गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज, यह मूलतः गुजराती भाषा में है, ठीक है। आपसे पूछेगा जो हिंद स्वराज पत्रिका है कौन सी भाषा में है, ये आपकी गुजराती भाषा में, कौन सी, गुजराती भाषा में आपकी हिंद स्वराज है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। और यह अब्राहम लिंकन के क्या यूएसए से प्रभावित थे। हिंद स्वराज पुस्तक के बाद अंग्रेजी में इंडियन होम रूल्स, ठीक है, इंडियन होम रूल्स के नाम से प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में गांधी दार्शनिक अराजकतावादी लगते हैं, इसमें क्या लगते हैं, गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी लगते हैं, कौन से पुस्तक में, इंडियन होम रूल में, ठीक है। पूछ देगा अर्धनग्न फकीर, ठीक है, किसने कहा था, चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कह दिया, किसे, महात्मा गांधी जी को, ठीक है, याद रखना। 1927 में गुजराती में सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखे, ठीक है, इनकी ऑटोग्राफी है। 1947 में इंडियन ऑफ माय ड्रीम्स, ठीक है, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स 1947 में लिखा। 30 जनवरी 1948 को जब नाथुराम गॉडसे ने गांधी जी को गोली मारी, तो डॉक्टर स्टेनले जोन्स ने लिखा कि हत्यारे की गोलियां महात्मा गांधी और उनके विचारों का अंत करने के लिए चलाई गई थी, परंतु उनका परिणाम यह हुआ कि विचार स्वच्छंद हो गए और मानव जाति के लिए मिसाल बन गए। हत्यारे ने गांधी की हत्या करके उन्हें महान बना दिया, ठीक है। नाथुराम गॉडसे इन्हें क्या कर देता है, गोली मार देता है। क्यों मारता है, स्टेनले जोन्स क्या लिखते हैं कि हत्यारे नाथुराम गॉडसे ने गांधी जी को क्यों मारा था, उनके विचारों का अंत करने के लिए। लेकिन इसका प्रभाव क्या होता है, विपरीत हो जाता है। गांधी जी तो पहले से क्या थे, चर्चित थे, महान थे, ठीक है। उनकी जो क्या थी, जो उनके द्वारा कार्य किए थे, उनके द्वारा आंदोलन थे, वो क्या थे, प्रसिद्ध आंदोलन थे, उससे क्या हो गए, और भी महान हो गए, ठीक है। गांधी का प्रभाव जान लेते हैं, थ्योरी, ठीक है, थोरो यूएसए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, वह निष्क्रिय प्रतिरोध, इन्होंने अमेरिका निवासी हेनरी डेविड थ्योरी की पुस्तक, ठीक है, कौन सी पुस्तक, पुस्तक का नाम बताएंगे मुझे, फटाफट बताओ मुझे। तो पुस्तक क्या है इनकी, ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल क्या है, डिसोबियंस, ठीक है। इनकी पुस्तक में गांधी जी का प्रभाव था। शारीरिक श्रम, ठीक है, यह ब्रिटिश विद्वान जॉन रस्किन से लिया, जिसका तात्पर्य प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को अपनी भौतिक आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन करने के लिए शारीरिक श्रम
करना चाहिए। ठीक है, वहीं जॉन रस्किन की, ठीक है, शारीरिक श्रम और सर्वोदय पुस्तक, ठीक है, अनटू द लास्ट वकील के कार्य का भी वही महत्व है जो नाइक के कार्य का है। ठीक है, इन्होंने क्या अनटू द लास्ट का अनुवाद किया गुजराती में। ठीक है, अंत्योदय के नाम से गांधी जी ने किया था। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्वर्ग तुम्हारे भीतर है, क्या बोलते हैं ये, देखो टॉल्स्टॉय की पुस्तक में ये क्या बोलते हैं कि स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। कौन सी पुस्तक में बताओ मुझे, गुड विथन यू। ठीक है, क्या गॉड है, ये गुड नहीं है, सॉरी, गॉड है, गॉड विथन यू। ठीक है, कि स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। ठीक है, स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। व्हाट टू डू, ठीक है, व्हाट टू डू। लियो टॉल्स्टॉय ने उपन्यास लिखा वॉर एंड पीस से गांधी जी क्या थे, प्रभावित थे। ठीक है, गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा है गोपीनाथ धवन ने। किसने कहा इन्हें दार्शनिक अराजकतावादी, गोपीनाथ धवन ने। ठीक है, और देखो द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी। गांधी ने जैनवाद में अहिंसा, वैष्णववाद में विश्व बंधुत्व तथा रस्किन व टॉल्स्टॉय से औद्योगिक सभ्यता के तिरस्कार से विचार ग्रहण किए हैं। गांधी ने प्लूटो की रचना अपोलॉजी, मैंने बताया था, द रिपब्लिक हो गया, अपोलॉजी हो गया, स्टेटमेंट हो गया, मेनो हो गया। ठीक है, ये सब किसके हैं, ये प्लूटो के हैं। ठीक है, जिन्हें क्या बताओ मुझे, जिन्हें क्या क्या इन्हें किस नाम से जाना जाता है, प्लेटो को बताओ, प्लेटो का उपनाम बताएंगे, इनका दूसरा नाम क्या था, कमेंट में बताएंगे। इससे पहले मैंने प्लेटो के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, अपोलॉजी का गुजराती में इन्होंने क्या किया, अनुवाद किया था सत्यवीर की कथा। ठीक है, जो प्लेटो की अपोलॉजी थी उसका गुजराती में अनुवाद किया, क्या नाम रख दिया, सत्यवीर की कथा के नाम से इन्होंने अनुवाद किया। गांधी प्लेटो के आदर्शवाद तथा नैतिक मूल्यों के प्रति सरोकार में अत्यंत प्रभावित थे। सत्यवीर की कथा मूलतः सुकरात की कथा है। सत्यवीर की कथा किसकी, सुकरात की कथा है। सुकरात किसके गुरु थे, ठीक है, एथेंस में जहर पी लिया था सुकरात ने। ठीक है, सुकरात किसके गुरु थे, कमेंट में बताएंगे मुझे। ठीक है, गांधी ने बाइबल से सीखा पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ठीक है, बाइबल से क्या सीखा, देखो गांधी जी सारी पढ़ने में तो बहुत ही शौकीन थे, ये बाइबल पढ़ा और बाइबल से इन्होंने क्या सीखा कि पाप से घृणा करो। ठीक है, पापी से नहीं करना है, पाप से क्या करना है, घृणा करना है। ठीक है, गांधी जी की पुस्तकें, ठीक है, खादी हो गया, सर्वोदय हो गया, सत्याग्रह हो गया, ठीक है, गीता बोध हो गया। ठीक है, इनकी क्या है, प्रमुख पुस्तकें हैं। और भी इनकी पुस्तकें हैं एक दो, जिसमें हिंद स्वराज आपके लिए 1909 इंपोर्टेंट होती है। ठीक है, समाचार पत्र की बात करूं तो इंडियन ओपिनियन व यंग इंडिया इनकी प्रमुख है। ठीक है, हरिजन की शुरुआत 1913 में, हरिजन की शुरुआत कहाँ 1913 में करते हैं। नवजीवन गुजराती में लिखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किया। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र इन्होंने कहाँ से निकाला, पहले ही बता दिया, वो दक्षिण अफ्रीका से निकाला। स्वराज आपकी मुट्ठी में है। ठीक है, स्वराज आपकी मुट्ठी में है, कौन सी पुस्तक में गांधी जी ने लिखा है, मुझे बताएंगे आप। ठीक है, और सेवाग्राम आश्रम 1936 में वर्धा महाराष्ट्र में किसके द्वारा, गांधी जी द्वारा बनाया गया। उसी के साथ मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया किसे कहा था, कौसानी को कहा था। गांधी जी के बारे में तो जितना बताऊं उतना कम है। ठीक है, इनका स्वभाव तो अब क्या बताऊं कि गांधीवादी जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ नहीं है। स्वयं गांधी ने वैसे ही कहा जैसे मार्क्स ने क्या कहा था, मैं सही अर्थ में मार्क्सवादी नहीं हूँ। गांधी ने एक बार कहा था, मुझे मेरे दोस्तों, चापलूसों और अनुयायियों से बचाना। ठीक है, गांधी जी ने क्या कहा, मुझे मेरे दोस्तों से, चापलूसों से व अनुयायियों से बचाना। तो ये आपके लिए क्या था, ये मैंने आपके लिए कनेक्ट किया। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, तो मैंने इनके जीवन के बारे में, क्योंकि है तो बहुत कुछ, ये मैंने कनेक्ट किया पाश्चात्य और भारतीय, ठीक है, वेस्टर्न एंड इंडियन फिलोसफर के बारे में जैसे चर्चा परिचर्चा चल रही है। जो 2 पेज हैं आपके लिए, हमने कहाँ से, डॉक्टर लक्ष्मणराम बेनीवाल की बुक्स हैं, वहाँ से ये 2 पेज आपके लिए लिए हैं। इंपॉर्टेंट है उनके जन्म के बारे में, बाकी बहुत कुछ है। और जो आपका सिलेबस में है, जो आपका बीएड में आएगा, जो जिसमें आप सहायक अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके सिलेबस से उठाया गया है, वो है यहाँ से गांधी जी शिक्षा की देन। ठीक है, गांधी जी की शिक्षा में क्या देन थी, आइए चर्चा परिचर्चा करेंगे। गांधी जी के शिक्षा दर्शन की विशेषताओं पर हम क्या करेंगे, संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। बस आपको जुड़ना है। देखो यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी, लेकिन कंटेंट वही था, किसी ने गांधी जी के जन्म के बारे में बता दिया, किसी ने कुछ। ठीक है, लेकिन मेरे पास भी किताब पढ़ी थी, लक्ष्मी बेनीवाल जी की किताब पढ़ी थी, उसमें गांधी जी के बारे में होने को बहुत कुछ है। उसमें गांधी जी का राजनीतिक दर्शन भी था। ठीक है, उनके जो पुस्तकें हैं, उनके द्वारा स्थापित आश्रम है, उनके प्रसिद्ध कथन है, उनकी क्या गांधी का प्रभाव है, उस पुस्तक में जो गांधी जी ने क्या दी थी, शिक्षा दी थी, उसके बारे में भी है। ठीक है, और जो सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध क्या था, उसके बारे में भी है। ठीक है, गांधी प्रशांत अराजकतावादी के बारे में चर्चा परिचर्चा की है। ठीक है,
लोकतंत्र का सामुद्रिक वृत्त सिद्धांत, ठीक है, जैसे महासागरीय तरंगों का सिद्धांत कहा था, ठीक है, और रूसों के साथ उनकी क्या इच्छाएं मिलती थी उनके बारे में उसका क्या उन दोनों की तुलना की है। तो मैंने देखो अगर मैं चाहता तो वो आपको वो PDF सारी पढ़ा सकता, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट जितना है उतना आपको एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाला था आपके लिए कहाँ जो B.Ed का सिलेबस है उससे ही पूछा है, तो ये मैंने आपके लिए संलग्न किया है, इंपॉर्टेंट होगा। ये कंटेंट आपको और यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, देख लेना कि मिक्स कंटेंट आपको बता रहा हूँ, आपका सिलेबस प्लस एक्स्ट्रा आपको प्रो वर्जन भी बना रहा हूँ उसके साथ, ठीक है, सिलेबस के साथ प्रो वर्जन भी बनाऊंगा, ठीक है। जो ऊपर के पेज हमने पढ़े ये अदर एग्जाम में भी काम आएंगे, और जो ये नीचे है ये आपको जीवन को प्रभावित करते हुए, जिससे आप क्या सहायक अध्यापक में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो साथियों में अगर वीडियो पसंद आए ना तो हमारी मेहनत को साकार आप करोगे, ठीक है। जिनके कमेंट आते हैं, जो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, वही हमें क्या करते हैं और अच्छी वीडियो लाने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। वही हमारे क्या हैं, वही हम उन्हीं के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे साथ दे रहे हैं हम उनका साथ दे रहे हैं, ठीक है। उन्हें PDF हम देंगे, नीचे आपके लिए निःशुल्क PDF है, ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो देखें समझें 1.5 स्पीड से। उसके बाद देखो निःशुल्क PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, और अधिक आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, उसके भी मैं आपको क्या एक पूरा क्या बना दूंगा, आपके लिए फोल्डर बना दूंगा जिसमें सभी परीक्षाओं की दृष्टि से मैं आपके लिए क्या कंटेंट डाल दूंगा, जिससे आप क्या होंगे, एक सशक्त स्तंभ के रूप में क्या होंगे, अपने को बदलोगे। तो आइए अब चर्चा परिचर्चा करते हैं गांधी जी की शिक्षा की देन के बारे में। तो गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखो व्यक्ति में निहित पूर्णता को उभारना बताया, इन्होंने क्या बताया कि व्यक्ति को निहित पूर्णता से उभारना क्या है, शिक्षा है, अथवा उनके शिक्षा दर्शन का आधार तो आदर्शवाद था, ठीक है। गांधी जी का जो शिक्षा का उद्देश्य था, उसका जो दर्शन था, दर्शन का आधार था, वो क्या था, आदर्शवाद था, ठीक है। परंतु क्रियान्वित एवं उपलब्धियों में उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रगतिवाद तथा प्रयोजनवाद का सहारा लिया, ठीक है। प्रगतिवाद मैंने आपको बताया हुआ है, पिछली वीडियो में जा सकते हो, PDF भी मैंने संलग्न कर दिया है, ठीक है। प्रयोजनवाद भी मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है, उसका PDF भी संलग्न किया है। तो गांधी जी की जो क्या है, जो शिक्षा है उसमें प्रगतिवाद और प्रयोजनवाद का इन्होंने सहारा लिया। उनका दर्शन वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल है, जो गांधी जी का दर्शन है वो वर्तमान आवश्यकताएं कि क्या वर्तमान में एक व्यक्ति की, एक बालक की, एक छात्र की, एक किसी भी जीव की, प्राणी की क्या आवश्यकता होती है, ठीक है, उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल क्या है गांधी जी का दर्शन है। बालकों में क्रियाशीलता तथा करके सीखना सिद्धांत को विकसित करने के लिए उन्होंने प्रयोजनवाद का सहारा लिया, ठीक है। बालकों में क्रियाशीलता, ठीक है, बालक कैसे क्रियाशील बने, ठीक है, इसके लिए उन्हें क्या करके सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा। सिद्धांत को विकसित करने के लिए उन्होंने क्या प्रयोजनवाद का सहारा लिया। दूसरा पॉइंट है वे बालक के मानवीय गुणों जैसे पारंपरिक प्रेम, निष्ठा, सहनशीलता, मिलनसारिता का विकास करने के पक्ष में थे, ठीक है। गांधी जी क्या बालकों को क्या पारस्परिक प्रेम हो गया, ठीक है, निष्ठा होगी, सहनशीलता होगी, मिलनसारिता होगी का विकास करने के पक्ष में थे, ठीक है। उन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों के विकास का चारित्रिक विकास पर बल दिया। इसके लिए उन्हें कितना भी क्या संयम, कष्ट एवं त्याग क्यों न करना पड़े, ठीक है। चौथा पॉइंट है शारीरिक, चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास के वे समर्थक थे, ठीक है। बालक का कैसा शारीरिक विकास होना चाहिए, उसका चरित्र का निर्माण होना चाहिए, उसका बौद्धिक विकास होना चाहिए, ऐसी शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। कौन बोलते हैं, गांधी जी बोलते हैं। परिश्रम के प्रति निष्ठा एवं आर्थिक विकास का माध्यम है, ठीक है। तो परिश्रम के प्रति निष्ठा एवं आर्थिक विकास का माध्यम है, ठीक है। परिश्रम से ही क्या, प्रति निष्ठा से ही आप क्या कर सकते हो, अपना आर्थिक विकास कर सकते हो, ठीक है। 6 पॉइंट है सांस्कृतिक विकास हेतु भी गांधी जी का शिक्षा दर्शन प्रकाश डालता है, क्योंकि आपने शिक्षा को संस्कृत की नींव कहा तथा सूक्ष्म व्यवहार को क्या किया, प्रकटीकरण किया, ठीक है। 7वां पॉइंट है बेरोजगारी को दूर करने के लिए पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर पर हस्तकला के विषय में रखे, ताकि हस्त निर्मित वस्तु को छात्र बेचकर आत्मस्वावलंबी बन सके। इन्होंने क्या बोला कि जो प्राथमिक स्तर है उसका पाठ्यक्रम में क्या संलग्न होना चाहिए,
हस्तकला, हाथ से बनाए हुए, ठीक है। जब मैं 5 में, 4 में, 3 में पढ़ता था तो हमारे टीचर हमें क्या कि मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए हमारा प्रयोग क्या होता था, प्रैक्टिकल होता था, तो मिट्टी के खिलौने बनाने पड़ते थे, ठीक है। जो झाड़ू होता है, झाड़ू बनाना पड़ता था, ठीक है। झाड़ू, जो गांव में एक घास होती है जिसे बापिल बोलते हैं, ठीक है। पहाड़ के बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे, उसे क्या बोलते हैं, बापिल बोलते हैं। जो पहाड़ की लंबी घास होती है उसे बापिल बोलते हैं, उससे झाड़ू बनाया जाता था, ठीक है। रस्सी भी बनानी पड़ती थी, कैसे, जो भेकू होता है ना, भेकू पेड़ होता है उसे भेकू बोलते हैं, तो उसे क्या पानी में उसकी जो लकड़ी होती है, टहनी को पानी में डाल दो, कुछ समय पानी में डाल के उसकी जो क्या होती थी, छाल होती थी, वो निकलने स्टार्ट हो जाती थी और लंबी जैसी निकलती थी, तो फिर इसे क्या, इसे बुन के इसकी रस्सी बनाई जाती थी, ऐसे रस्सी बनाई जाती थी, ठीक है। तो यही बोल देंगे प्राथमिक स्तर पर क्या बालक में हस्तकला का विकास करना चाहिए, जिससे वो क्या कर सके, हस्त निर्मित वस्तुओं को बना सके और छात्र उन्हें बेचकर क्या आत्म स्वावलंबी बन सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपके दर्शन में सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास दृष्टिगोचर होता है। शिक्षा से बालक के मन, मस्तिष्क तथा आत्मा का विकास होता है तथा मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित कर भाव से पूर्ण मानव संतुलित व्यक्तित्व का व्यक्तित्व बनाता है। तो जान रहे हो कि इन्होंने कैसी शिक्षा पे बात की है, ठीक है। हस्तशिल्प पे ये क्या करते थे, बल देते थे। आपको पता है सूती, चरखा, ठीक है, सब बताया है कि चरखा खुद गांधी जी अपने हाथ से चरखा चलाते थे और सूती वस्त्र बनाते थे, ठीक है। मानना क्रोम में सर्च देखना गांधी जी का चरखा, ठीक है। दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट गांधी जी का चरखा दिखाता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, गांधी तो ये देखो, आप हमारे बापूजी देख रहे हैं ना, तो ये देखो खुद क्या करते थे, हाथ से कपड़े बुनते थे, ठीक है। ये देखो गांधी और भारतीय वस्त्रों पर उनका प्रभाव, खादी बुना करते थे महात्मा गांधी जी, ठीक है। ये देखो गांधी जी प्यारे बापू, ठीक है, हम सबके हैं प्यारे बापू, जग के हैं न्यारे बापू, ये हैं गांधी जी। देखो आप देख रहे हैं कि वस्त्र ये चरखा बुनते थे हाथों से, ठीक है। खादी क्रांति, पोशाक की सादगी, हस्तशिल्प का संरक्षण, ठीक है, स्थिरता की विरासत, ठीक है। तो ये गांधी जी आपको दिखाए, ठीक है। तो यही इन्होंने क्या किया, हस्तशिल्प, राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाने वाले गांधी जी केवल स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के प्रतीक थे, बल्कि आत्मनिर्भरता, अहिंसा और स्थिरता के चैंपियन भी थे। देखो आत्मनिर्भरता पे ये क्या करते थे, बल देते थे, ठीक है। तो समझ गए हैं, समझ रहे हैं, आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम का विवरण प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। तो आइए जानते हैं, गांधी जी ऐसी शिक्षा देने के पक्ष में थे जो बालकों के बौद्धिक विकास के साथ साथ उन्हें परिस्थितियों से अनुकूल करने योग्य बनाए। ऐसी शिक्षा को निरर्थक बताते हैं जिसका बालक अपने जीवन में उपयोग ना कर सके, ठीक है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बालक अपने बौद्धिक विकास के साथ साथ क्या परिस्थितियों के अनुकूल अपने को योग्य बना सके, उसका बौद्धिक तो विकास हो। बालक को ऐसी शिक्षा देनी है जिससे बालक का क्या हो, बौद्धिक विकास हो, और वह क्या उस शिक्षा से, परिस्थितियों से क्या अनुकूल अपने को योग्य बनाए, उन समस्याओं से क्या करे, वो लड़ पाए। और ऐसी शिक्षा को निरर्थक बताते हैं जो कोई काम की नहीं है, जिससे बालक का क्या, जिससे बालक अपने परिस्थितियों के लिए योग्य ही नहीं हो, ऐसी शिक्षा को वो क्या कर देते हैं, नकार देते हैं, ठीक है। तो इसी में देखो, अथवा राष्ट्रीय शिक्षा योजना का कार्यक्रम बनाते समय उन्होंने बालकों की आवश्यकताओं का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत तथा भिन्नता तथा रुचि के सिद्धांत पर ध्यान दिया। उन्होंने शिक्षा का निम्नलिखित पाठ्यक्रम निर्धारित किया, ठीक है। देखो हस्त कौशल, ठीक है, तो कृषि, बागवानी, मिट्टी का कार्य, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, शिल्प, चमड़े, धातु का कार्य करना। इन्होंने क्या बोला कि बालक को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे बालक क्या हो, आत्मनिर्भर बन सके, ठीक है, आत्मनिर्भर बन सके। आज भी आप भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको पता है कि स्किल, बहुत सारे स्किल योजनाएं यहाँ चला रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे स्किल योजनाएं चल रही हैं बालकों को क्या कौशल देने के लिए, ठीक है। तो कौशल देने के लिए, तो यही कौशल इनका विकास करना चाहते थे गांधी जी, ठीक है। हस्त कौशल जैसे कृषि विकास, ठीक है, कृषि के बारे में बालकों को सिखाना, बागवानी के बारे में शिक्षा देना, मिट्टी के कार्य से खिलौना बनाना, बर्तन बनाना, लकड़ी की वस्तुओं को बनाना, ठीक है, शिल्प, चमड़े, धातु का कार्य करना आदि सिखाते थे, ठीक है। भाषाओं पे इन्होंने क्या बोला कि मातृभाषा होनी चाहिए, ठीक है।
दूसरी प्रादेशिक भाषा और राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। ठीक है, बालकों को किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए? उनकी मातृभाषा में। ठीक है, मदर टंग जो है कि मातृभाषा से बालक अधिक सीखेंगे। ठीक है, जो घर की भाषा, जो पेट से, जो क्या मम्मी से सीख के आए, मातृभाषा की माँ के मुख से सीखी हुई भाषा जो घर से लेके आ रहा है बच्चा का, कोरी स्लेट नहीं है बच्चा अपने साथ कुछ न कुछ लेके आता है, कुछ न कुछ अनुभव लेके आता है। ठीक है, तो मातृभाषा में उसे सिखाना है, प्रादेशिक भाषा और राष्ट्रभाषा। ठीक है, इन्होंने गणित में अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित और नाप जोग भी इन्होंने शामिल किया था। ठीक है, सामाजिक विषय में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि इन्होंने क्या किया? जो आज आप राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हो ना, वो है आपका क्या? नागरिक शास्त्र। ठीक है, तो बहुत सारे साथी लोग होंगे जिनके समय क्या राजनीतिक विज्ञान को नागरिक शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, बताएंगे इस जमाने के छात्र कितने जुड़े हैं, कितने साथी हैं जिन्होंने नागरिक शास्त्र पढ़ा। आज तो आपको दिखता है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, वही राजनीतिक विज्ञान का पुराना रूप क्या है? नागरिक शास्त्र है। ठीक है, सामान्य विज्ञान में उन्होंने बोला कि विभिन्न वैज्ञानिक विषय, स्वास्थ्य विज्ञान और गृह विज्ञान जोड़ना चाहिए। कला में भी इन्होंने चित्र, पेंटिंग, संगीत आदि को जोड़ना चाहिए बालक के लिए। ठीक है, शारीरिक शिक्षा में व्यायाम, ड्रिल, खेलकूद आदि संलग्न होनी चाहिए। और चारित्रिक शिक्षा की बात करें तो नैतिक शिक्षा, समाज सेवा आदि उसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो महात्मा गांधी की शिक्षा की अवधारणा को बताइए। ठीक है, तो इनकी शिक्षा की अवधारणा है। ठीक है, गांधी जी ने 3H दिए थे। ठीक है, 3H वाली शिक्षा दी थी। बताएंगे मुझे 3H क्या थे? ठीक है, 3H फटाफट बता दो मुझे। ठीक है, तो गांधी जी केवल साक्षरता को ही शिक्षा नहीं मानते थे। इन्होंने लिखा कि साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही प्रारंभ है, यह तो केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है, साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही प्रारंभ है, यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित विचारकों में, दार्शनिकों में किसका कथन है? ठीक है, आपको प्लेटो दे देगा, अरस्तु दे देगा, महात्मा गांधी दे देगा या रविन्द्रनाथ टैगोर दे देगा, तो आपको बताना है। गांधी जी का मानना है कि मनुष्य शरीर, मन, हृदय और आत्मा का योग है। मनुष्य किसका? मनुष्य शरीर हो गया पहला, मन हो गया दूसरा, हृदय हो गया तीसरा, आत्मा हो गया चौथा। इन सभी का योग क्या है? मनुष्य है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शिक्षा में मनुष्य के शरीर, मन, हृदय और आत्मा का विकास करना चाहिए। ठीक है, शिक्षा में मनुष्य के शरीर हो गया, मन हो गया, हृदय हो गया और आत्मा का विकास करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने 3Rs, ठीक है, 3Rs दिए और 3Hs दिए। ठीक है, 3H दिए इन्होंने और 3R दिए। तो 3R क्या दिए और 3H क्या दिए, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो 3R में आपका रीडनिंग हो गया। ठीक है, राइटिंग हो गया और आपका क्या हो गया बताओ? रिमेटिक हो गया। आपका क्या हो गया? रिमेटिक हो गया। ठीक है, 3S में इन्होंने क्या? हैंड हो गया, हेड हो गया और हार्ट हो गया। ठीक है, क्या शिक्षा दी? हैंड, हेड, हार्ट, रीडनिंग, राइटिंग और आपका और रिमेटिक। ठीक है, 3R और 3H दिए, इंपोर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने 3R दिए या 3H दिए? ठीक है, RRR मूवी भी देखी होगी आपने। ठीक है, RRR। ठीक है, RRR और RHH इन्होंने दिया। किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, कि शिक्षा परिवर्तित करते हुए कहा कि शिक्षा का कार्य मनुष्य को केवल पढ़ाना, लिखना और गणित सिखाना नहीं है, बल्कि मस्तिष्क और हृदय को विकसित करना है। इसे स्पष्ट करते हुए इन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा आशय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का उच्चतम विकास करना है। ठीक है, क्या बोला गांधी जी ने कि जो शिक्षा से मेरा आशय क्या है? बालक के, मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का उच्चतम विकास। ठीक है, शरीर का भी, मन का भी, आत्मा का भी क्या करना है? उच्चतम विकास करना है। यही क्या है? शिक्षा है, गांधी जी बोलते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी की शिक्षा के उद्देश्य पहले भी हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, इन्होंने शारीरिक विकास पे बल दिया। ठीक है, कि बालक के शारीरिक विकास के लिए क्या किया? बल दिया। क्या बोला कि इन्होंने कहा जो मनुष्य का शारीरिक विकास अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति शरीर द्वारा की जा सकती है। ठीक है, मानसिक एवं बौद्धिक विकास पे इन्होंने बल दिया। सामाजिक विकास पे भी गांधी जी ने बल दिया कि बालक के क्या, उसे क्या सोशली बनाना पड़ेगा, उसे समाज के द्वारा सिखाना पड़ेगा, सामाजिक विकास करना पड़ेगा। गांधी जी व्यक्ति के सामाजिक विकास पर भी जोर दिया। सामाजिक विकास से इनका आशय मनुष्य को समाज से प्रेम और सहयोग के साथ रहना चाहिए। ठीक है, मनुष्य को क्या, समाज के साथ प्रेम और सहयोग के साथ रहना चाहिए।
चाहिए, ठीक है, ऐसी शिक्षा में रहना चाहिए कि प्रेम और सहयोग के साथ रहना चाहिए। और उन्हें चौथा क्या कि व्यक्तिगत विकास, ठीक है, गांधी जी ने व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास पर भी जोर दिया, ठीक है। व्यक्तिगत विकास का अर्थ क्या होता है कि विकास मतलब कि समाज और राष्ट्र के लिए आवश्यक समझते हैं ये, ठीक है, कि व्यक्ति के ही अपना क्या हो, अच्छा विकास हो, ठीक है। उन्होंने पांचवा बोला कि नैतिक और चारित्रिक विकास होना चाहिए, ठीक है। गांधी जी ने क्या चारित्रिक और नैतिक विकास पर बल देते हुए अपने उत्तम चरित्र में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अष्टय, परिग्रह और निर्भरता को इन्होंने जोड़ा। इन गुणों का इन्होंने क्या किया, समावेश कहा और कहा कि सभी ज्ञान का उद्देश्य क्या है, उत्तम चरित्र का निर्माण होना चाहिए। सभी ज्ञान का उद्देश्य क्या है कि आपका क्या हो उत्तम चरित्र का निर्माण होना, ये क्या है, सही ज्ञान है, ठीक है। छठा पता है कि सांस्कृतिक विकास, ठीक है, बालक को ठीक है समाज के साथ भी, ठीक है, समाज के साथ साथ उसका सांस्कृतिक विकास भी उसमें कराना चाहिए, ठीक है। गांधी जी का कहना है कि संस्कृति आत्मा से संबंधित है और इनका जन्म मनुष्य के व्यवहार में होता है, ये मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। और इन्होंने सातवां पता कि व्यावसायिक विकास, ठीक है, कि बालक के व्यावसायिक विकास पे बल दिया, ठीक है। और मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रेरित किया। प्राथमिक स्तर पर क्या बोला कि बच्चों को क्या हस्तशिल्प कार्य सिखाने चाहिए, कृषि, बागवानी इत्यादि इनको सिखानी चाहिए, ठीक है। गांधी जी द्वारा सुझाई गई शिक्षण विधियों के बारे में, ठीक है, सहसंबंध विधि, ठीक है, सब देखो सारे आपस में संबंध है, जितने भी हमने फिलॉसफी पढ़ी, चाहे वो क्या हो वेस्टर्न हो, चाहे वो क्या हो इंडियन हो, ठीक है, सब आपस में क्या है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को जोड़ते हुए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप सेम चीजें पढ़ रहे हैं तो आपका विकास अच्छे से हो रहा है, आपको समझ आ रहा है। तो इन्होंने बोला कि सहसंबंध का विकास होना चाहिए। क्या होता है सहसंबंध, उन्होंने विभिन्न विषयों में परस्पर सहसंबंध स्थापित, ठीक है, गणित, भूगोल, ठीक है, राजनीति विज्ञान, इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, गृह विज्ञान, सब में आपस में क्या होना चाहिए, सहसंबंध होना चाहिए, सबको आपस में जोड़कर पढ़ाना चाहिए, ठीक है। क्रियाविधि, क्या बोला कि उन्होंने कि पुस्तकीय ज्ञान देने को ही अच्छा नहीं मानती है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि प्रयोगात्मक तथा रचनात्मक कार्यों के द्वारा बालक के ज्ञान अर्जन करने में विश्वास करते हैं, ठीक है। कैसा बच्चों को कैसा ज्ञान देना चाहिए, प्रयोगात्मक हो गया, प्रयोग करके सीखेंगे, ठीक है, रचनात्मक, ठीक है, अपनी रचना से कार्यों को करेंगे, ठीक है, रचनात्मक क्रिएटिविटी करके क्या ज्ञान देने का इन्होंने क्या किया, उन पर विश्वास किया, ठीक है। अनुकरण विधि, ठीक है, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरण विधि को स्थान दिया क्योंकि बालक अपने अभिभावक, अध्यापक तथा महापुरुषों के आदर्श, व्यवहार एवं आचरणों का अनुकरण करते हैं। अनुकरण मतलब कि दूसरों को देख के सीखेगा, चाहे अभिभावक हो, अध्यापक हो, या हमारा देश का कोई महापुरुष हो, या आदर्शों के व्यवहार को देख के अपने आचरण में क्या करेगा, बालक परिवर्तन लाएगा, ठीक है। स्वाध्याय विधि, ठीक है, उनका कहना था कि विद्यालय में पढ़े गए विषय और कार्यों को घर पर चिंतन मनन अवश्य करना चाहिए, ठीक है। विद्यालय में बालक ने पढ़ा तो घर जाके उसका उन्होंने क्या करना चाहिए, चिंतन और मनन अवश्य करना चाहिए, तभी ज्ञान स्थायी और उपयोगी सिद्ध होगा, ठीक है। आपको विद्यालय में गुरुजी आप बनने वाले हो तो आपने विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया क्या है, यह लघु सरिता का बहता जल कितना निर्मल कितना शीतल, ठीक है। तो बालक ने आपके साथ पढ़ा तो इसे घर जाके बालक ने क्या करना चाहिए, इस पे चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ठीक है। यह लघु सरिता, ठीक है, कि यह लघु मतलब छोटे से सरिता, ठीक है, का बहता जल कितना निर्मल है, कितना शीतल, कितना ठंडा देता है, तो इस पे उन्होंने क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए, ठीक है। स्वाध्याय विधि, ठीक है, खुद से स्वाध्याय, ठीक है, मौन विधि से, ठीक है। और मौखिक विधि, इन्होंने बोला कि नए विषयों तथा बातों का ज्ञान देने के लिए गांधी जी ने मौखिक विधि के प्रयोग को आवश्यक बताते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद, तर्क आदि सम्मिलित हैं। इन विधियों के अतिरिक्त गांधी जी ने बेसिक शिक्षा योजना में प्रयोग द्वारा सीखने पर क्या किया गया, अत्यधिक बल दिया गया। तो ये गांधी जी की क्या थी, शिक्षण विद्या थी। अब जानते हैं बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो बुनियादी शिक्षा का अर्थ जानेंगे, बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य जानेंगे, इंपोर्टेंट होगा, इसके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। उससे पहले आप मुझे 2 मिनट देना, मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद आगे हम परिचर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं बुनियादी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। हमारे देश में 1935 का अधिनियम पारित हुआ था। इस अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के फलस्वरूप भारत में सन 1937 में द्वैध शासन प्रणाली का अंत हो गया, ठीक है। 1937 में क्या द्वैध शासन प्रणाली का क्या हो गया, अंत हो गया। उस समय भारत के विभिन्न राज्यों में शिक्षा संबंधी कई समस्याएं थी। इसके कारण ही
कारण है कि शासन को एक सर्वमान्य शिक्षा नीति का निर्माण करके उसे लागू करना था। सरकार का उद्देश्य निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना था। ठीक है, सरकार का उद्देश्य क्या था? निःशुल्क और सभी के लिए शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का क्या करना था? व्यवस्था करना था। ठीक है, जानते हैं शिक्षा बुनियादी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, तो बालकों में देश की संस्कृति के प्रति सही दृष्टिकोण का विकास करना। ठीक है, जो देश की संस्कृति है, धरोहर है, आप जो आज पढ़ रहे हैं, क्या जो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल हो गया, सूर्य मंदिर हो गया, ठीक है, जागेश्वर धाम हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, तुंगनाथ हो गया, ठीक है, आपका जो हरिद्वार का जो धार्मिक क्यों महत्व है, ठीक है, वाराणसी हो गया, उज्जैन हो गया, ठीक है, जो आपकी धार्मिक संस्कृति है, ठीक है, और जो आपकी क्या है, जो आपकी प्राकृतिक धरोहर है। प्राकृतिक धरोहर में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे आपका आज जीवों के लिए क्या क्या जिम कॉर्बेट है, राजाजी नेशनल पार्क है, अस्कोट हो गया, कस्तूरी मृग है, मेहरूडी हो गया, इन सभी को, ठीक है, तो इनके प्रति आपका क्या अच्छा दृष्टिकोण विकास करना। ठीक है, तो बालकों के देश की संस्कृति के प्रति क्या दृष्टिकोण विकास करना, देश की जो संस्कृति है हमारी, ठीक है, उसके प्रति क्या है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उसके लिए क्या करना है, उसकी दृष्टि का अच्छा विकास करना है। बालकों को सभ्य नागरिक बनाना, बालकों को कैसा एक सभ्य नागरिक के रूप में उनका विकास करना। विद्यार्थियों को श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करना, विद्यार्थियों में कैसे एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करना। ठीक है, और अंत्योदय सिद्धांत का निर्माण करके इसकी भावना के अनुरूप कार्य करना। बालकों को ऐसी शिक्षा प्रदान करना जिसमें उनके आत्मनिर्भरता की भावना का क्या हो सके, विकास हो सके। ठीक है, बुनियादी शिक्षा का स्वरूप कैसा था? स्वरूप जानते हैं कि बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को क्या निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उन्हें कैसे, उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, बुनियादी शिक्षा के स्वरूप में इसे संलग्न किया गया। दूसरा पॉइंट है बालकों को शिल्पकार बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, गांधी जी हस्त कौशल पे बल देते हैं, तो बालकों को क्या शिल्पकार बनाने के लिए क्या प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा हिंदी माध्यम से प्रदान की जाएगी। ठीक है, जो शिक्षा है वो कैसे हिंदी माध्यम से प्रदान की जाएगी। चौथा पॉइंट है कि शिल्प शिक्षा देते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विद्यार्थी शिल्प के वैज्ञानिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण को भली भांति समझ सके। तो ये क्या बताया उन्होंने, जो बुनियादी शिक्षा का स्वरूप था उसके बारे में हमने परिचर्चा कर ली है। अब जानते हैं कि बेसिक शिक्षा की क्या विशेषता थी। ठीक है, देखो इन्होंने बोला कि क्या बोला, समन्वयवाय पद्धति बताया। ठीक है, यह शिक्षा देने की एक पद्धति है। आधुनिक विदेशी और पद्धतियों में भी समन्वय का आश्रय लिया जाता है। किसका समन्वय का आश्रय लिया जाता है? किसी समन्वय पद्धति में सामाजिक वातावरण का सहारा लिया जाता है, या किसी की प्रकृति का भी सहारा लिया जाता है। ठीक है, दूसरा है उद्योग द्वारा शिक्षण। ठीक है, संपूर्ण बेसिक शिक्षा किसी उद्योग द्वारा होती है। बेसिक शिक्षा में उद्योग की शिक्षा न होकर उद्योग द्वारा शिक्षा होती है। हाथ के काम में 3 मुख्य हैं, काटना, बुनना तथा खेतों में काम करना। ठीक है, हाथ से क्या काटना हो गया, सूत काटना हो गया, सूत बुनना हो गया, और खेतों में काम करना, कृषि कार्य। ठीक है, तीसरा बताया स्वावलंबन। ठीक है, स्वावलंबन गांधी जी चाहते हैं कि विद्यालय अपना खर्च स्वयं निकाले, क्योंकि भारत में निरक्षरता तथा गरीबी व्याप्त थी, इसलिए यह आवश्यक था कि विद्यालय स्वावलंबी बने। ठीक है, चौथा है मनोवैज्ञानिक। बेसिक शिक्षा का आधार क्या कैसा मनोवैज्ञानिक था। इसमें बालक को महत्व दिया गया, बालक को शिक्षा के द्वारा आत्म प्रकाशन का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, पांचवा सांस्कृतिक उदाहरण, भारतीय संस्कृति के अनुसार ही बेसिक शिक्षा देनी चाहिए। इससे बालक में अपनी संस्कृति के विकास समान क्या करनी चाहिए, उनमें भावनाएं पैदा करनी चाहिए। ठीक है, छठा है आपके लिए सामाजिक आधार। ठीक है, बेसिक शिक्षा के आधार पर बालक में सामाजिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए। इसमें पुस्तकों की अपेक्षा स्वतंत्र ज्ञान पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, सातवां है क्रिया प्रधान शिक्षा। बेसिक शिक्षा को अनुभवजन्य माना जाता है, कार्य द्वारा सीखना स्थायी होता है। बेसिक शिक्षा में कार्य करते करते ज्ञान प्राप्त होता है। आठवां बताया श्रम का महत्व। बेसिक शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक छात्र को हाथ से काम करना सिखाया जाता है, अथवा बालकों में श्रम के लिए घृणा की भावना नहीं उत्पन्न हो पाती है। ठीक है, श्रम के लिए उनके मन में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, श्रम करना है, चाहे वो जूते सिलने का काम हो, ठीक है, झाड़ू पोछे का काम हो, या ऑफिस वर्क हो, तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, तो श्रम करने में घृणा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय, घर तथा समाज में सामंजस्य। ठीक है, इसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि जो बालक घर में देखे उसी के आधार पर शिक्षा प्राप्त करे। बालक जो घर में देख रहा है उसी के आधार पर क्या करनी है,
शिक्षा प्रदान करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 10वां आपका आर्थिक आधार। ठीक है, इसमें छात्रों को हस्तकला की शिक्षा दी जाती है, उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं की बिक्री से आय प्राप्त होती है, जिससे विद्यालय के खर्च तथा शिक्षकों के वेतन खर्च प्राप्त किया जा सके। ठीक है, बालक क्या करेंगे, हाथ से वस्तुओं का निर्माण करेंगे और उन निर्माण को अगर बिक्री से क्या होगा, जो बालकों द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं उनको बेचेंगे तो उनसे आय प्राप्त होगी। उस आय से क्या विद्यालय का खर्च और शिक्षकों के वेतन का भी खर्च प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन 8वां है आपके, 8वां है इसमें, गांधी जी की दृष्टि से आधारभूत शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या थे। ठीक है, तो गांधी जी ने जो आधारभूत शिक्षा है उसके मूल सिद्धांत क्या बताइए, चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के शरीर, मन और आत्मा में के अंतर्निहित सर्वोत्तम गुणों के संपूर्ण प्रकटीकरण से है। इस प्रकार गांधी जी का विचार था कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो बालक के अंतर्निहित गुणों को प्रकट करने में सक्षम हो। ठीक है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बालकों के अंतर्निहित गुणों को जो क्या कर सके, प्रकट कर सके। आधारभूत शिक्षा के सिद्धांत इन्होंने बताए। महात्मा गांधी जी ने सदैव निःशुल्क व सार्वभौमिक शिक्षा की वकालत की, जो आधारभूत शिक्षा का आधार है। ठीक है, गांधी जी ने कैसी, सदैव निःशुल्क व सार्वभौमिक शिक्षा की वकालत की, जो आधारभूत शिक्षा का आधार था। ठीक है, आधारभूत शिक्षा का दूसरा मूल सिद्धांत था कि शिक्षा का माध्यम कैसा हो, मातृभाषा हो। मातृभाषा के ये क्या थे, प्रबल समर्थक थे। ठीक है, बेसिक शिक्षा का यह भी मूल सिद्धांत था कि शिक्षा किसी न किसी उत्पाद पर आधारित हो, वह व्यक्ति की को इस ओर अग्रसर करती है कि वो क्या बने, व्यक्ति स्वावलंबी बने। ठीक है, बन सके। जो शिक्षा है, शिक्षा कैसी, उत्पाद पर आधारित होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति क्या हो सके, स्वावलंबी बन सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा पूर्णतः भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान कराने वाली होनी चाहिए, जिससे इनका संरक्षण और विस्तार किया जा सके। ठीक है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान कराने वाला होनी चाहिए, जिससे इनका क्या कर सके, संरक्षण कर सके। 5वां आपके लिए, शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि हमें हमारी नैतिक जिम्मेदारी का क्या हो, कराए, एहसास कराए। तो ये हमने गांधी जी के शिक्षा के बारे में चर्चा परिचर्चा की है। तो ये अब देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लक्ष्मी है, तो अब देखो यहाँ लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न चलते रहते हैं, लेकिन हमने सारा कुछ जान लिया जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट था। सारा गांधी जी की शिक्षा के बारे में जान लिया। कुछ फैक्ट और जान लेते हैं हेडिंग में। ठीक है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, पहला इन्होंने क्या बोला, शिक्षा दर्शन में आदर्शवाद। इन्होंने आदर्शवाद और प्रकृतिवाद को जोड़ दिया, और जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, ईश्वर उपलब्धि है। क्या है, ईश्वर उपलब्धि है। मानव की सभी क्रियाएं सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक ईश्वर दर्शन से निर्देशित होती है। मानव की सभी क्रियाएं कैसे, सामाजिक होगी, राजनीतिक और धार्मिक ईश्वर दर्शन से क्या होती है, निर्देशित होती है। ठीक है, सेकंड उन्होंने बताया गतिशील शिक्षा दर्शन। ठीक है, थर्ड भैया प्रयोगात्मक शिक्षा दर्शन। क्या बताया कि प्रयोगों द्वारा बालकों को सिखाना चाहिए। ठीक है, बालक पर विशेष बल दिया इन्होंने। ठीक है, वास्तविक शिक्षा पर भी इन्होंने बल दिया, और क्या बोला कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा मनुष्य के स्वांगीण विकास करना और शरीर तथा आत्मा से है। ठीक है, गांधी जी ने क्या कहा कि शिक्षा से मेरा क्या तात्पर्य है, बालक तथा मनुष्य के स्वांगीण विकास शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा से है। ठीक है, जो बालक का संपूर्ण, जो उसका चहुमुखी स्वांगीण सारे पहलू का विकास होता है, उसमें शरीर विकास मस्तिष्क आत्मा से था। ठीक है, क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा, मैंने बताया कि हस्तशिल्प पे इन्होंने बल दिया कि बच्चों को, ठीक है, खिलौना बनाना सिखाना चाहिए। ठीक है, बागवानी, कृषि, क्राफ्ट, ठीक है, क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा पे इन्होंने बल दिया था। ठीक है, स्थूल शिक्षा परिस्थिति पे इन्होंने बल दिया, और आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने क्या, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जिससे शिक्षक, विद्यालय तथा छात्र सभी अपना खर्च निकाल सके। ठीक है, आत्मनिर्भरता मतलब शिक्षक, छात्र सब अभी अपना क्या कर सके, खर्च निकाल सके, ऐसी शिक्षा इन्हें दी जानी चाहिए। ठीक है, 9वां इन्होंने बताया क्रिया तथा अनुभव पर आधारित। ठीक है, बालक के अनुभव पे, ठीक है, उसके अनुभव पे और क्रियाओं पर क्या होना चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए, और इसका पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होता है। इसका ही पाठ्यक्रम क्या होता है, क्रिया प्रधान होता है। ठीक है, हमने जितने भी आपके देखो शिक्षा के उद्देश्य हमने पहले पढ़ लिए थे। ठीक है, बालक का शारीरिक विकास हो गया। ठीक है, बालक का मानसिक और बौद्धिक विकास करना, वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना, ये दीर्घोत्तरी में है, ये हमने सब ऊपर पढ़ लिया। नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, व्यावसायिक विकास करना, आध्यात्मिक विकास करना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, शिक्षा की पाठ्यचर्या। ठीक है, गांधी जी देश की आधारभूत आवश्यकताओं के प्रति सजग थे। इन्होंने इन आवश्यकताओं की पूर्ति और वर्ग विहीन समाज के निर्माण के लिए क्रिया प्रधान पाठ्यचर्या के निर्माण पर बल दिया, और अपने द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक, ठीक है, बेसिक शिक्षा कहाँ, कक्षा 1 से 8 तक के लिए इन्होंने पाठ्यचर्या का
में क्या हस्त कौशल और उद्योग को सर्वप्रमुख माना। ठीक है, जो बेसिक शिक्षा है कक्षा 8 से लेकर 1 तक, उसमें उसके पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, क्या है उसमें हस्त कौशल होना चाहिए, उद्योग को इन्होंने क्या दिया, प्रमुख स्थान दिया। और मातृभाषा हिंदुस्तानी, व्यवहारिक गणित, सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान, संगीत, चित्रकला, स्वास्थ्य विज्ञान और आचरण शिक्षा को इन्होंने क्या बेसिक शिक्षा 1 से 8 तक रखा। ठीक है, इनकी शिक्षण विधियों की बात करें तो इन्होंने क्या बोला कि अनुकरण विधि द्वारा। ठीक है, गांधी जी ने स्पष्ट किया कि अनुकरण बच्चों की स्वाभाविक प्रकृति होती है। ठीक है, नकल करना, अनुकरण करना क्या बालक की क्या होती है, स्वाभाविक प्रकृति होती है। वे प्रारंभ में अनुकरण द्वारा सीखते हैं अथवा प्रारंभ से उन्हें इसी विधि से सिखाना चाहिए। ठीक है, प्रारंभ से ही बालक क्या अनुकरण करके सीखते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही अनुकरण करनी होती है, तो उन्हें अनुकरण विधि से सिखाना चाहिए। ठीक है, दूसरा उन्होंने बताया कि क्रिया विधि। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि क्रिया भी बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। क्रिया करना, खेल करना, कार्य करना बच्चों की क्या होती है, स्वाभाविक क्रिया होती है। वे सदैव कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो तभी जीन पियाजे ने क्या बोला कि बच्चे क्या हैं, छोटे साइंटिस्ट हैं। ठीक है, क्या है लिटिल साइंटिस्ट हैं, तो कुछ न कुछ करते रहते हैं। ठीक है, अतः किसी भी विषय अथवा कला कौशल की शिक्षा क्रिया द्वारा देनी चाहिए। ठीक है, तीसरा उन्होंने बताया कि मौखिक विधि। ठीक है, मौखिक विधियों में व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद आदि विधियां आती हैं। गांधी जी इन विधियों का प्रयोग सहयोगी विधियों के रूप में ही करने की आज्ञा देते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चे बड़े जिज्ञासु होते हैं। आप किसी भी विधि से शिक्षण करें, वे बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछते ही हैं। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं, बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। आप किसी भी विधि से उन्हें शिक्षा दें, लेकिन वे बीच बीच में प्रश्न पूछते रहेंगे आपसे। ठीक है, सहसंबंध विधि, मैंने बताया कि विषयों को आपस में जोड़ के पढ़ाना है। ठीक है, देखो कैसे गांधी जी ने इस बात पर बहुत बल दिया कि बच्चों को जो शिक्षा भी सिखाया जाए, वास्तविक परिस्थितियों में वास्तविक रूप में दिखाया जाए, उन्हें सिखाया जाए। इसके लिए उन्होंने बच्चों के प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण अथवा उनके जीवन से जुड़े किसी हस्त कौशल को शिक्षा के केंद्र बनाकर समस्त ज्ञान एवं क्रियाओं की शिक्षा इनके माध्यम से देने पर बल दिया। पाठ्यचर्या के समस्त विषयों एवं क्रियाओं को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाना चाहिए, जिससे बालक का क्या हो सके, अधिक से अधिक विकास हो सके। पांचवा इन्होंने बताया श्रवण मनन क्या निध्यासन। ठीक है, निध्यासन, तो इन्होंने बोला कि श्रवण मनन निध्यासन हमारी प्राचीन शिक्षण विधि है। इस विधि में सर्वप्रथम शिक्षार्थी श्रवण करते हैं, गुरु के मौखिक उपदेश सुनते हैं, फिर उस पर चिंतन करते हैं। ठीक है, जो क्या है श्रवण मनन निध्यासन विधि है, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले बालक सुनते हैं, गुरु के मौखिक उपदेश सुनते हैं। ठीक है, शिक्षार्थी श्रवण करते हैं, गुरु के मौखिक उपदेश सुनते हैं, फिर उस पर चिंतन करते हैं और अंत में उसका अभ्यास करते हैं। वास्तव में ज्ञान तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक वह हमारे व्यवहारिक जीवन का अंग बनकर हमारे विकास में सहायक नहीं हो, तब तक ज्ञान का कोई वजूद नहीं है। ठीक है, अब अनुशासन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, गांधी जी अनुशासन के महत्व को स्वीकार करते हैं। इनकी दृष्टि से सच्चा अनुशासन आत्म प्रेरित होता है। जो सच्चा अनुशासन है वो आत्म प्रेरित होता है। किसकी दृष्टि से, गांधी जी की दृष्टि से। इस अनुशासन की प्राप्ति के लिए ये दमनात्मक विधि का विरोध करते हैं। इनकी दृष्टि से सच्चे अनुशासन का विकास क्या प्रभावात्मक विधि द्वारा ही किया जा सकता है। बच्चों को शुद्ध प्राकृतिक वातावरण में उच्च सामाजिक पर्यावरण में रखने पर बल देते हैं। इन्हें विश्वास था कि इस प्रकार के पर्यावरण में बच्चे अनुकरण द्वारा उच्च आदर्शों एवं उच्च आचरण को ग्रहण करेंगे। परंतु यदि फिर भी बच्चे गलत रास्ते पर चलते हैं तो उन्हें उसी रास्ते पर लाने के लिए शिक्षकों को अपने आत्मबल का प्रयोग करना चाहिए। परंतु यह आत्मबल यूं ही नहीं आ जाता, इसके लिए शिक्षकों को स्वयं ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना चाहिए। तो ये अनुशासन था। अब हम परिचर्चा कर लेते हैं शिक्षक के बारे में। ठीक है, गांधी जी की दृष्टि से शिक्षक को समाज का आदर्श व्यक्ति, ज्ञान का पुंज और सत्य आचरण करने वाला होना चाहिए। गांधी जी ने क्या बोला, शिक्षक कैसा होना चाहिए, समाज का उच्च आदर्श उसमें होना चाहिए। ठीक है, ज्ञान का पुंज, ज्ञान से वो क्या हो, पूरा पुंज प्रकाशमय हो। ठीक है, छलकता हुआ घड़ा हो, जितना भी क्या ज्ञान दो वो बांट ले। ठीक है, कि सागर हो ज्ञान का। ठीक है, आचरण करने वाला, सत्य आचरण करने वाला। इनकी दृष्टि से इस व्यवसाय को केवल व्यवसाय के रूप में स्वीकार करने वाला व्यक्ति कभी शिक्षक नहीं हो सकता। जो इसे व्यवसाय के रूप में क्या करेगा, ग्रहण करेगा, वो कभी शिक्षक नहीं हो सकता। ठीक है, आपको क्या करना है, बालक को अच्छी शिक्षा देनी है तो आपको क्या ज्ञान का पुंज बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, शिक्षा को व्यवसाय जिसने समझ लिया उसने तो हमारी शिक्षा
का क्या कर दिया, नाट कर दिया। ठीक है, जितने भी साथी देख रहे हैं जो व्यवसाय का जरिया समझेंगे ना, इसे जो इसे व्यवसाय का जरिया समझेंगे, उन्होंने तो शिक्षा की क्या करनी है, नाट करनी है। उन्होंने तो क्या करना है, जो हमारे देश का भविष्य है उन्हें बर्बाद करना है। तो ये व्यवसाय का धंधा नहीं है। ठीक है, ये क्या है, शिक्षक क्या होता है, समाज सेवक होता है। एक शिक्षक क्या होता है, राष्ट्र निर्माता होता है। आप भावी शिक्षक बनने वाले हैं तो ये व्यवसाय नहीं है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा कोई अर्निंग का स्रोत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ से कोई अर्निंग नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा उन सभी तक पहुँचे जिनके पास संसाधनों के अभाव है। ठीक है, ये पीडीएफ उन तक पहुँचा दो। आप आओ भी, ऑफकोर्स आओ। ठीक है, आओ पीडीएफ ले लो, अनसब्सक्राइब कर जाओ। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो उन लोगों तक पहुंचना है जिनके पास क्या है, संसाधनों के अभाव हैं। तो क्या है, शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं है। आप वर्तमान में देख रहे हैं शिक्षा की दृष्टि से व्यवसाय बन रहा है, क्या बन रहा है। ठीक है, वर्तमान में आप जो निजी स्कूल देख रहे हैं, तो निजी स्कूल के संबंध में आपके क्या तर्क हैं, कमेंट में बताना। ठीक है, तो गांधी जी के अनुसार शिक्षार्थी ने कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, शिक्षार्थी तो शिक्षा की प्रक्रिया का केंद्र में है। शिक्षार्थी क्या है, शिक्षा के प्रक्रिया का केंद्र में होता है। गांधी जी के विचार में शिक्षार्थी को अनुशासित रहना चाहिए। शिक्षार्थी को कैसा अनुशासित रहना चाहिए, उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गांधी जी बच्चों को उनके व्यक्तिगत विकास की पूरी छूट देते हैं। बच्चों को उनके व्यक्तिगत विकास के लिए गांधी जी क्या पूरी छूट देते हैं। उनके सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास को ये दृष्टि में रखते हुए गांधी जी प्रारंभ से ही बच्चों में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास पर बल देते हैं। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर बल देते हैं। इनके विचार में ऐसा ही व्यक्ति अपना और संसार का भला कर सकता है। ठीक है, गांधी जी के अनुसार शिक्षार्थी को संयमी के साथ साथ जिज्ञासु भी होना चाहिए। ठीक है, गांधी जी के अनुसार शिक्षार्थी को क्या, संयमी के अनुसार क्या जिज्ञासु भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा शिक्षार्थी होना चाहिए। अब हम परिचर्चा कर लेते हैं, गांधी जी कैसे विद्यालय के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो, विद्यालयों के संबंध में गांधी जी ने अपने विचार, ठीक है, अपने विचारों में इनके अनुसार विद्यालय ऐसी कर्मशाला होनी चाहिए जहां शिक्षक सेवाभाव से पूर्ण निष्ठा हो। विद्यालय कैसा, ऐसा कर्मशाला होना चाहिए, ऐसी कर्मशालाएं, ऐसी धर्मशालाएं होनी चाहिए जहां शिक्षक सेवाभाव से क्या हो, परिपूर्ण हो। शिक्षक कार्य करे और उनके तथा विद्यार्थियों के संयुक्त प्रयास से उनमें इतना उत्पादन कार्य हो कि आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो सके। ठीक है, कि जो ये विद्यालय ने क्या होना है, कर्मशाला होना है। कैसा, इसमें जो शिक्षक है इसमें निष्ठा होनी चाहिए पूर्ण। ठीक है, पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। और इन्होंने, शिक्षक ने और शिक्षार्थी ने मिलकर क्या करना है, बताओ मुझे, ऐसा उत्पादन कार्य करना है जिससे आर्थिक दृष्टि से ये क्या हो, आत्मनिर्भर हो सके। विद्यार्थियों को सामुदायिक केंद्र बनाने पर भी बल देते थे। इनका कहना था कि विद्यालयों में समुदाय की विभिन्न क्रियाएं होनी चाहिए। समुदाय के लोगों को यहाँ पढ़ने और कार्य करने की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। यहाँ रात्रि पाठशालाएं लगाकर प्रौढ़ शिक्षा भी व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, रात्रि में प्रौढ़ शिक्षा भी देनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा तो आजन्म चलने वाली, जीवन पर्यंत वाली है। चाहे वो क्या 60 साल का हो, चाहे वो 90 साल का हो, चाहे वो 1 वर्ष का हो, चाहे वो 10 वर्ष का हो, चाहे वो 21 वर्ष का हो। ठीक है, तो शिक्षा आजन्म चलने वाली प्रक्रिया है। रात्रि में भी पाठशालाएं लगनी चाहिए, उसमें प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार एक और समुदाय को विद्यालयों के विभिन्न क्रियाकलापों में उनका सहयोग करना चाहिए और दूसरी ओर विद्यालय को समुदाय के विभिन्न क्रियाकलापों में उनका सहयोग करना चाहिए। तो ये गांधी जी के शिक्षार्थी, शिक्षा, विद्यालय, हम सभी के बारे में हमने क्या कर लिया, परिचर्चा कर ली। विद्यालय और वातावरण का घनिष्ठ संबंध बता दिया, कैसे श्रम केंद्रित शिक्षा बता दिया, कैसे कि भगवान ने मनुष्य को इसीलिए बनाया है कि वह अपने पसीने से की गाड़ी से कमाई खाए। ठीक है, अपनी पसीने की गाड़ी से कमाई खाए, इसलिए देश की शिक्षा प्रणाली को गांधी जी ने श्रम प्रधान बनाने का सुझाव दिया। ठीक है, भगवान ने मनुष्य को किस लिए बनाया है, कि वो अपने पसीने की गाड़ी से कमा खाए, इसलिए गांधी जी ने क्या, श्रम शिक्षा पे बल दिया है। ठीक है, उद्योग केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, संपूर्ण व्यक्ति का विकास होना चाहिए शिक्षा में। ठीक है, शिक्षा का माध्यम कैसा, मातृभाषा में होना चाहिए, समझा दिया है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, देखो गांधी जी ने के निर्देशानुसार जाकिर हुसैन कमेटी, ठीक है, जाकिर हुसैन कमेटी ने बुनियादी शालाओं में
क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम निर्धारित किया जिससे निम्नलिखित विषयों में सम्मिलित किया। ठीक है, मूल उद्योग उसमें सम्मिलित किया गया। ठीक है, मूल उद्योग में कृषि, बागवानी, कताई, बुनाई, काष्ठ कला आदि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अन्य उद्योग इसमें चुने गए। ठीक है, मातृभाषा हो गया, गणित हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, सामान्य विज्ञान, चित्रकला, संगीत, देश भाषा हिंदी हो या हिंदुस्तानी हो। ठीक है, इन सभी को उन्होंने क्या किया, इसमें सम्मिलित किया। वहीं समवायी अध्यापन पद्धति को जोड़ा। शिक्षक एवं शिक्षार्थी के संबंध हमने बता दिया कि क्या बताया कि गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षक के हृदय में माँ की ममता, वैज्ञानिक की सूझबूझ, सेवक जैसी लगन और मित्र जैसी उदारता होनी चाहिए। वह आदर्शवादी हो या आदर्शवाद के सिद्धांतों को अपने जीवन में ढाल सके। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि देखो गांधी जी के अनुसार ठीक है, बुनियादी शिक्षा के हृदय में माँ की ममता, वैज्ञानिक की सूझबूझ, सेवक की जैसी लगन, मित्र जैसी उदारता होनी चाहिए। ठीक है, कि किसकी कौन सी शिक्षा में, ठीक है, पूछ लेगा प्रश्न कि कौन सी शिक्षा में हृदय में माँ की ममता, वैज्ञानिक की सूझबूझ, सेवक जैसी लगन और मित्र जैसी क्या उदारता होनी चाहिए। वह आदर्शवाद हो या यथा आदर्शवाद हो या आदर्शवादी, ठीक है, सिद्धांतों को अपने जीवन में ढाल सके। कौन सी शिक्षा, तो ये कौन सी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा में ऐसी बात कही गई है। ठीक है, शिक्षा एवं सिर्फ परीक्षा के बारे में बात कर ली है। गांधी जी व्यवहारिक परीक्षा के पक्ष में, अर्थात विद्यार्थी की परीक्षा उसके दिन प्रतिदिन के कार्यों में सफलता ही हो जाती है। ठीक है, शिक्षा के विभिन्न स्तर हमने जाना कि गांधी जी ने समग्र जीवन को शिक्षा काल माना है। उन्होंने कई शिक्षा नीति की व्याख्या करते हुए कहा कि शिक्षा का क्षेत्र केवल 7 से 14 वर्ष के बालकों के लिए नहीं, वरन बच्चा जब माँ के पेट में जन्म लेता है तब से मृत्यु पर्यंत जीवन बुनियादी शिक्षा का कार्यक्रम चलता रहता है। वह शिक्षा जीवन के सारे पहलुओं को प्रभावित करती है। जीवन के ऐसी कोई बात नहीं है जिनका संबंध शिक्षा से न हो। बुनियादी तालीम में मानव जीवन के प्रत्येक स्तर पर क्या शिक्षा सम्मिलित है। ठीक है, पूर्व बुनियादी शिक्षा इन्होंने बताया 7 वर्ष से कम आयु वर्ष के बालकों के लिए नर्सरी एवं किंडरगार्टन में समकक्ष माना गया। दूसरा इन्होंने बताया बुनियादी शिक्षा। ठीक है, 7 से 15 वर्ष तक बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा। ठीक है, तीसरा बताया उत्तर बुनियादी शिक्षा, 15 से 18 वर्ष तक बालक और बालिकाओं के लिए शिक्षा। चौथा बताया प्रौढ़ शिक्षा, जिसमें प्रौढ़ स्त्री पुरुषों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। रात्रि में शालाओं की क्या करनी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये हमारे क्या जो इंडियन क्या थे, इंडियन के हमारे क्या थे, फिलोसफर थे। ठीक है, उनके बारे में, गांधी जी के बारे में हमने पूरा क्या कर लिया, चर्चा परिचर्चा कर ली है। गांधी जी का दर्शन, शिक्षा के प्रति इनका कैसा दृष्टिकोण था, शिक्षा क्या उद्देश्य होगी, कैसे शिक्षार्थी होना चाहिए, कैसा शिक्षक होना चाहिए, शिक्षण की विद्या क्या होनी चाहिए, इन सभी के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की है। गांधी जी पर अगर लिखी गई प्रथम पुस्तक, हम प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो आपको पता है कि एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, एक पुस्तक लिखी थी गांधी द लास्ट पेज, किसने, प्यारीलाल नैयर ने लिखी थी। ठीक है, इन सर्च ऑफ गांधी, रिचर्ड एटनबरो ने लिखी थी। ठीक है, द लाइफ और महात्मा गांधी, लुईस फिशर द्वारा लिखी गई थी, गांधी जी की जीवनी है। ठीक है, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इंडियन आफ्टर गांधी, इंडियन आफ्टर नेहरू, ठीक है, रामचंद्र गुहा की है। ठीक है, द गॉड बौद्धमा, ठीक है, ये किसने लिखी है बताना आप मुझे कमेंट में। ठीक है, गांधी एंड मार्क्स, किशोरीलाल मशरूवाला ने लिखी है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, गांधी जी द्वारा मैंने आश्रम बताया कि फिनेक्स सेटलमेंट जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 1904 में स्थापना की। ठीक है, टॉल्स्टॉय फार्म कहाँ स्थापना की थी, दक्षिण अफ्रीका 1910 में। ठीक है, कोचरबा आश्रम कहाँ किया था, अहमदाबाद में किया था। ठीक है, और शिवाश्रम आश्रम पूछेगा तो वर्धा महाराष्ट्र में किया था। ठीक है, गांधी जी के प्रमुख कथन पूछ लेगा, धर्मविहीन राजनीतिक मृत्यु के समान है। धर्मविहीन क्या है, राजनीतिक मृत्यु के समान है। मैं राजनीति में संत तथा संतों में राजनीतिज्ञ हूँ। किसने बोला, गांधी जी ने बोला कि मैं राजनीतिज्ञों में संत तथा संतों में राजनीतिज्ञ हूँ। अधिकांश धार्मिक व्यक्तियों जिनमें मैं मिला हूँ छद्म भेष में राजनीतिज्ञ हैं। मैं राजनीति का चोला ओढ़े धार्मिक व्यक्ति हूँ। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि जितने भी धार्मिक व्यक्तियों से मैं मिला वो क्या है, छद्म भेष में राजनीतिज्ञ हैं और मैं राजनीति का चोला ओढ़े धार्मिक व्यक्ति हूँ। ठीक है, देखो राजनीति में हमें सांप की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय हमारे पास कोई उपाय नहीं है। मैं धार्मिक जीवन का वहन नहीं कर सकूंगा जब तक मेरी संपूर्ण जाति में खुद को जोड़ नहीं लूँ। ऐसे मैं तब भी कर सकूंगा जब मैं राजनीति में भाग लूँ। अर्थात धर्म और राजनीति का अटूट संबंध स्वीकार करते हैं गांधी जी। ठीक है, गांधी जी क्या बोलते हैं, मेरे लिए धर्म से शून्य राजनीति एक मृत्युजाल है।
क्योंकि इससे आत्मा का हनन होता है। यहाँ धर्म का अर्थ नैतिकता, आध्यात्मिक व मानव सेवा है। तो साथियों, हमने क्या गांधी जी का जो पूरा हमने क्या था फिलॉसफी था, इसके बारे में चर्चा परिचर्चा कर ली है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में क्या हो सकते हो, संलग्न हो सकते हो। वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी इसकी पीडीएफ में आपको नीचे लिंक में, ठीक है, वीडियो देखोगे तो वीडियो के नीचे आपको टाइटल मिलता है। टाइटल में आपको मोर का ऑप्शन आता है। मोर के ऑप्शन में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन का सारा आपका पेज खुलेगा। सबसे नीचे आपके लिए क्या पीडीएफ प्राप्त करने के लिए लिंक ओपन करें लिखा होगा। लिंक ओपन करोगे तो आपको ऑफलाइन पूरा पीडीएफ ऐसे ही फॉर्म में आपको मिल जाएगा, जिससे आप क्या रिवीजन करोगे और आगामी आने वाली परीक्षाओं में बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या करोगे आगे बढ़ाओगे और साथ जुड़ोगे। ठीक है, साथ जुड़ोगे, क्योंकि देखो अगर कोई अच्छा पढ़ा सकता है, ठीक है, कोई अच्छा ज्ञान दे सकता है मैथ्स में, इंग्लिश में, ठीक है, कंप्यूटर में, तो वो हमसे संलग्न हो सकता है। ठीक है, हमसे वो जुड़ सकता है। बस शर्त एक है कि हमने क्या करना है, समाज में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा उन लोगों तक पहुंचाना है जो आज निजी स्कूलों में शिक्षा खरीदने में क्या होते हैं, कहीं ना कहीं असमर्थ होते हैं। ऐसे छात्रों को हमें निर्माण करना है जो आगामी आने वाली भविष्य का निर्माण कर सके। ठीक है, उन लोगों तक पहुंचना है जो क्या है, जो कम फीस में, ठीक है, जो निःशुल्क में अपना क्या कर सके, एक उत्तम चरित्र का निर्माण कर सके। उन लोगों तक हमें बुक्स प्रोवाइड करानी है, पीडीएफ प्रोवाइड करानी है, ई बुक प्रोवाइड करानी है, बिल्कुल निःशुल्क करानी है। ठीक है, उसमें कोई पे नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। ये जितने भी पीडीएफ हैं आपके लिए, ठीक है, ये जितने भी पीडीएफ हैं वो आपके लिए निःशुल्क हैं। ठीक है, मेरे पास जितने भी बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे बुक्स हैं, बताऊंगा नहीं कितनी हैं करके, वो सारे अगर आपको पढ़ने हैं, आपको इंटरेस्ट है पढ़ने में, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं सबकी पीडीएफ बना के आपके लिए क्या करूंगा, संलग्न कर दूंगा। और एक एक क्लास आपके लिए रोज़ की तरह एक एक क्लास, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है, आपके व्यवहार में परिवर्तन करना है। ठीक है, जिससे आप आने वाले भविष्य में क्या हो सके, एक स्तंभ के रूप में क्या हो सके, मजबूत हो सके। थैंक यू सो मच।